गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा 9.2 यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जनरली बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है बच्चों कि बेसिकली अगर कंपनी क्या करे, इक्विटी शेयर्स के साथ बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स को कॉम्बिनेशंस को ऐड करें, जिसका मेन मोटिव क्या है कि इक्विटी शेयर्स की अर्निंग को इंक्रीज किया जा सके। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखो बेटे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल बच्चों यहाँ पर हमारी दो तरह की होती है। पहली होती है स्टूडेंट हमारी डेब्ट कैपिटल और दूसरी होती है स्टूडेंट हमारी प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप हमेशा देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है बच्चों, 10% मान लो डिबेंचर्स की रेट है, यहाँ पर बेटे 5% प्रेफरेंस शेयर्स की रेट है। हमेशा क्या होती है बच्चों, गिवन होती है। तो बेटे द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, कि कंपनी को इनकी कॉस्ट को बियर करना ही पड़ेगा। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। It means to raise fixed cost capital on the basis of equity share capital so that income of equity shareholder rises। देखो बेटे हम लोग जब कंपनी को चलाने के लिए फंड्स को रेज करते हैं तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं जिसमें फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखो बेटे बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मेन कंडीशन है ना बच्चों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, वो यहाँ पर क्या है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देखो बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कंपनी ने जितना पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है उसको हम कहते हैं बच्चों रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने बेटे ये काउंटिंग रेशो के चैप्टर में भी पढ़ा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, दिस आर सेम थिंग इन विच बेसिकली क्या होगा, जो हमारी आरओआई है वो ग्रेटर होगी किस रेट से, रेट ऑफ बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो बेटे अगर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगी, ये बेटे इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी आरओआई ग्रेटर होगी किससे, फिक्स कॉस्ट कैपिटल से, तो ही बेटे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बोरोड कैपिटल के रूप में दें चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स इंट्रोड्यूस करें। वो क्या चाहेंगे कि हमारा पैसा क्या रहे, सेफ रहे। तो सेफ रहने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए कंपनी के पास। इट मीन्स कंपनी हैज अ सफिशिएंट इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी के पास सफिशिएंट मैनर में इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। इन केस ऑफ लॉस क्या होगा कि अगर पैसा डूबेगा तो सिर्फ किसका डूबेगा, इक्विटी शेयर्स का, उनका पैसा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। आप सबको पता है बेटे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट कैपिटल इज मोर रिस्की comparable to the equity shares capital, but in case of profit preference will get priority in the लियो ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के केस में प्रेफरेंस को भी क्या मिलती है, शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है। तो बेटे जो ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल बेटे इन्वेस्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे कंपनी के अंदर, तो वो क्या चाहेंगे कि उनका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। अगर मान लो कंपनी के पास एडवर्स सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है, लॉस भी हो जाता है कंपनी को, तो केवल और केवल पैसा किसका डूबे, इक्विटी शेयर्स का, उनका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। देखो इसमें द इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड fixed cost capital want to save their investment by the strong base of the company। स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है कंपनी का, सफिशिएंट मैनर में इक्विटी शेयर कैपिटल का होना। अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉपर मैनर के अंदर है तो नो डाउट कंपनी का बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आगे देखिए, बिकॉज इन केस व्हेन कंपनी सफर्स लॉस देन इक्विटी शेयर होल्डर सफर्स अलोन एंड लेंडर्स लोन विल रिमेन सेफ। अब देखो बेटे कंपनी में लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। जब भी कंपनी की एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाती है, कंपनी को लॉस होता है, तो पैसा केवल और केवल किसका डूबे, इक्विटी शेयर्स का, और उनकी लोन और उनकी प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहे, सेफ रहे। तो देखो बेटे इसलिए
मैं यहाँ पर एक टॉपिक आपको सिखाऊंगी जो इससे रिलेटेड है, आपको बताएगा। लेकिन बेटे जब भी आप एनालाइज करोगे ना, इस पॉइंट को मत भूलना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल एंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तभी तो बेटे हमें इक्विटी शेयर्स पे बेसिकली यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो देखो बेटे इसके लिए हम लोग करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। अब देखो बेटे ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एनालिसिस। इसका एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस इट कैन बी फाउंड आउट as to what will be the effect of various combinations of long term financial sources on EPS at certain level of EBIT level। इसका मतलब क्या है बेटे कि जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एनालिसिस है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देर आर सो मैनी डिफरेंट सोर्सेज टू गेट द लॉन्ग टर्म लोन्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर्स। उसका एक ऐसा प्रपोर्शन हम लोग तैयार कर रहे हैं डिफरेंट ईबीआईटी लेवल पर कि जिससे क्या हो सके, बेसिकली हमारे पास क्या हो जाए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर हो जाए और उस कॉम्बिनेशन का हमारे बेसिकली इन्वेस्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़े। दिस इज नोन एज ईबीआईटी एनालिसिस। अब देखो बेटे इसके लिए मैंने दो सिचुएशंस क्रिएट की हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है बच्चों, यहाँ पर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है, किससे, कंपनी की बोरोड कैपिटल से। इसको आप एनालाइज करेंगे, आप अपनी मर्जी से भी बच्चों कोई भी इलस्ट्रेशन कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आप वही फॉलो करो। देखो बेटे एक्स और वाई दोनों ही कंपनीज हैं। अब देखो बेटे यहाँ पर उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्स जो है बेटे उसने क्या किया है, 1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं और एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज पर ईच। ठीक है बच्चों, तो एक्स ने बेटा किससे कैपिटल रेज की है, ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स, 10 लाख की कैपिटल है। ओके, वाई ने क्या किया है, 40,000 शेयर्स एट ए रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 4 लाख की कैपिटल किससे रेज की है, इक्विटी शेयर से। और वहीं पर बेटे वाई ने बेसिकली 60,000 डिबेंचर्स, यानी कि एक डिबेंचर 10 रुपीज का 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स और वाई की जो कैपिटल प्रपोर्शन है बेसिकली वो तो अलग अलग है बट टोटल कैपिटल दोनों की क्या है बच्चों, सेम है। ओके, तो इसके लिए बेटे अब हम करेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसके लिए बेटे ईबीआईटी का मीनिंग तो आपने जान लिया है, ठीक है ना। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर शेयर होल्डर कितना कमाता है। तो कैसे निकालते हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा टैक्स और इंटरेस्ट को पे करने के बाद अगर हम उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेटे क्वेश्चन में आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर हमने कितना कमाया। ओके, तो देखो बेटे यहाँ पर दोनों ही कंपनी ने सेम प्रॉफिट अर्न किया, 2 लाख तो इस कंपनी ने किया है और वाई कंपनी ने भी कितना कमाया है, 2 लाख। अब देखो बेटे आप सबको पता है सबसे पहले हम लोग क्या घटाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट है 6 लाख डिबेंचर का, कितना आ गया बच्चों, 60,000। उसके बाद बेसिकली 30% हमने टैक्स रेट एज्यूम कर ली। अब देखो बेटे एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर भी कि एक्स कंपनी ने टैक्स कितना पे किया है, 2 लाख का 30% 60,000, जबकि इसने 1,40,000 का 30% 42,000। अब देखो बेटे एक पॉइंट मैं आपको कराती भी हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आपको करवाया था बच्चों, वो पॉइंट क्या था कि टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल के केस में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर बेटे इसको 60,000 का टैक्स पे करना पड़ा क्योंकि इसने बोरोड कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं किया, और जबकि यहाँ पर कितने का टैक्स पे किया है, 42,000 का। तो यहाँ पर बेटे 18,000 रुपए का इसको बेनिफिट हुआ है ड्यू टू यूज ऑफ डिबेंचर्स। ओके, आगे देखिए ये हमारे पास बेटे आ गया 1,40,000, क्या आया है बच्चों यहाँ पर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ आ गया स्टूडेंट हमारा 98,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम लोग निकालेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर बेटे 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, उससे डिवाइड करोगे तो कितना आया बच्चों, 1.4, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आया स्टूडेंट, 2.45। इट मीन्स
व्हेन वी आर यूजिंग द डेब्ट कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर। बेसिकली रिटर्न्स क्या हैं, ज्यादा हैं। किस कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हैं बच्चों? बेसिकली जो क्या इंट्रोड्यूस कर रही है डेब्ट कैपिटल। वाई कंपनी के ईपीएस क्या है बच्चों? ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर बढ़ गया ना, किसके कारण बढ़ा बच्चों अर्निंग पर शेयर? ड्यू टू द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल। और जबकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इक्विटी शेयर्स को इशू किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, 10 लाख की कैपिटल थी, तो 20% क्या है, हमने कमाया। 20% क्या है बच्चों यहाँ पर? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज अर्न बाय द कंपनी। कंपनी ने 20% कमाया। कंपनी सिर्फ पे कितना कर रही है? 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो कंपनी की पोजीशन क्या है बच्चों? बेनिफिशियल है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अप्लाई करने का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से हमारी यानी कि 20% है जो हमें मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, और यहाँ पर पेमेंट कितने की कर रहे हैं हम लोग? जस्ट 10%। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ फेवरेबल पोजीशन। अब हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं बच्चों, जहां पर हम सेम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वहां पर कंपनी ने अर्निंग कितना किया है? 80,000 एक्स कंपनी ने, 80,000 वाई कंपनी ने। उस केस के अंदर बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस करेंगे, 20,000 80,000 आ गया। ओके, तो बेटे यहाँ पर टैक्स रेट 30% है। 80,000 का 30% 24,000, 20,000 का 30% 6,000। अब देखो बेटे हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 56,000, और यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 14,000। तो ईपीएस कैसे निकालोगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर एक्स कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे बच्चों? 1 लाख के, और जबकि वाई कंपनी ने कितने के थे? 40,000 के। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली 0.56 किसका रेट ऑफ रिटर्न है? एक्स कंपनी का। और जबकि वाई कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है बच्चों? कम है। तो इट मींस इन दिस केस यहां पर जिस कंपनी ने डेब्ट कैपिटल इशू किए, वाई कंपनी का ईपीएस कम हो गया, और जबकि एक्स कंपनी का ईपीएस क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो इस सिचुएशन के अंदर बेटे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटे कंपनी का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? कम। यानी कि कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? देखो बेटे कंपनी ने 80,000 प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और कंपनी ने कैपिटल कितने की इंट्रोड्यूस किया बच्चों? 10 लाख की। तो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न या हम कह सकते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 8% है, जबकि कंपनी को पे कितना करना पड़ रहा है? 10%। तो दिस सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो इसका सिग्निफिकेंस कब है बच्चों? व्हेन द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट फ्रॉम द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल। अगर कंपनी को डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या रहता है बच्चों? बेनिफिशियल रहता है। ऐसे बेटे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कुछ अपनी कमियां हैं। वो कमियां क्या है? एक तो बेटे फर्स्ट कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को जब हम अपनाते हैं तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। यानी कि रेट नहीं, आप लोग परसेंटेज लगा लीजिए, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। दूसरा, कंपनी की अर्निंग रेगुलर होनी चाहिए, ओके, ताकि कंपनी टाइमली इंटरेस्ट को पेमेंट कर सके, कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। और कंपनी की अर्निंग रेगुलर भी होनी चाहिए और सफिशिएंट भी होनी चाहिए, ताकि वो टाइमली फिक्स कॉस्ट की पेमेंट क्या कर सके? टाइमली फिक्स कॉस्ट को पे कर सके। तो बेटे थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि कंपनी के पास फिक्स एसेट का भी सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए। कंपनी के पास फिक्स एसेट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि कंपनी जब कोई लोन ले तो लेंडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो बेटे ये सब क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। आपको इसमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी आना चाहिए, कैसे हमने इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर किया, आपको ये भी आना चाहिए। सिग्निफिकेंस में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि हमारा आरओआई क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है? कंपनी की रेगुलर इनकम होनी चाहिए, सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए। जब कंपनी की बेटा बेसिकली एक तो वही फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी भी बता रही हूँ कि लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। कंपनी की रेगुलर अर्निंग होनी चाहिए, सफिशिएंट अर्निंग होनी चाहिए। दूसरा बेटे कंपनी जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट एज वेल एज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और थर्ड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास प्रॉपर मैनर में क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए, जिन पर कंपनी क्या कर सके? लेंडर के लोन्स को सिक्योर कर सके। बेटे बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।